दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को लेकर बहुत ही सचेत है। बहुजन नायक नायिकाओं के जीवन संघर्ष, उनकी उपलब्धियों की बात तो हम करते ही हैं, इसके साथ साथ साहित्य जगत, लिटरेरी वर्ल्ड की भी चर्चा करते हैं और इसका एक सेगमेंट है किताब पर चर्चा। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, संदीप मीर। कथाकार हैं, युवा कथाकार हैं और ऐसे बहुजन एक्टिविस्ट और पढ़ने लिखने लोगों वाले लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। संदीप की एक कहानी संग्रह अभी अभी आई है, उसका नाम है बोल काश्तकार। ये राजपाल से छपी है और अमेजन पे भी अवेलेबल है और इसमें कुछ दिलचस्प टाइटल है और इसलिए मैं चाहता था कि आप सुने इसको। अगर आप खरीदना चाहें तो आप इस किताब को राजपाल से मंगवा भी सकते हैं। बोल काश्तकार एक किसान आंदोलन से मुझे लगता है कि ये जुड़ी हुई कहानी है और उसके अलावा कई तरह के डेमोक्रेसी को लेकर, तमाम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर, लाश के साथ एक रात, पद यात्री, प्रेम दीवानी, राष्ट्रवाद विश्वविद्यालय और टैंक विश्वविद्यालय पर भी चर्चा है, उस पर भी एक कहानी। तो सीधे संदीप के पास चलते हैं और पूछते हैं कि ये आइडिया कैसे आया और क्या कंटेंट है और पाठकों को क्यों ये पढ़ना चाहिए। संदीप, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जी, धन्यवाद रत्नलाल जी। आपने मुझे मौका दिया और इस किताब को चुना। दरअसल मेरे जैसे जो हिंदी में पूरी एक पीढ़ी बहुजन साहित्य को, बहुजन चेतना को हम लोगों ने जब से सीखा, समझा, तब हमें एक चीज हमेशा से खलती रही कि हम्म। पूरे भारतीय उत्तर भारत में जिस तरीके जी। का दलित साहित्य आया, राजेंद्र यादव जी ने हंस के माध्यम से लगातार हम पाठक रहे, तो एक न्याय के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति साहित्य को एक माध्यम बनाने की चेतना से हम लोगों ने लिखना शुरू किया। और ये जो जी। कहानियां हैं, जो भी बहुजन कहानी और साहित्य है, वही भारतीय समाज का असली साहित्य है और उसका हम्म। अपना सौंदर्य शास्त्र है। वो न्याय का, हम्म। लोकतंत्र का और बराबरी का सौंदर्य शास्त्र है। इसलिए हम्म। हमें लंबे समय तक और अभी भी जो आधिपत्य वाला जो साहित्य है भारत में, जो उत्पीड़न करने वाले तबके का साहित्य है, उच्च वर्ण का साहित्य है, उच्च वर्ण और वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों एक जगह हो जाते हैं भारत में। तो इसलिए हमें लगा कि हमें हमारी बात, हमारे नायक नायिकाओं की कहानी और हमारे समाज के संघर्ष, हमारी चुनौतियां, हमारी उपलब्धि, वो हमारी आत्मकथाओं के अतिरिक्त कहानी और उपन्यास में भी दर्ज करनी होंगी। जी। इसलिए जी। ये कहानियों की लिखने की शुरुआत हुई। और हम्म। ये जैसे किसान की आपने बात की, तो ये वही 3 पीढ़ियों का संघर्ष इसमें दिखता है कहानी में। पहला अच्छा। संघर्ष है आजादी के बाद, सामंतवाद, आजादी के दौरान भी सामंतवाद के साथ बराबर की लड़ाई। भारत में हम्म। आजादी की लड़ाई में उसके साथ सामंतवाद से एक लड़ाई लड़ी गई, जिसको स्वतंत्रता आंदोलन में लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उससे यहाँ हम्म। के किसान को जमीन हासिल हुई और बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी की जातियों ने खेती करके, अनाज पैदा करके पहली बार भारत के संविधान ने उनको जमीन का हक दिया। तो इस देश की रीढ़ बने, ये देश उन्हीं की मेहनत पे खड़ा हुआ। तो पहली पीढ़ी इस कहानी में वो जागेराम है, जो इस नायक का जो दादा है वो लड़ा, फिर उसका पिता लड़ा। उसके बाद लगातार जो एक दौर आया, उसमें किसानों को कर्ज देके, जिन नीतियों से किसान दरिद्रता की ओर धकेल दिया गया, उसके बाद ये जो हमारे दौर की पीढ़ी, या आप हमारे अग्रज हैं, आपकी दौर की पीढ़ी से हम जोड़ते हैं बिल्कुल देखते पढ़ते रहे, तो उससे वो चेतना आई और वो जो आर्थिक सवालों के केंद्र से विस्तार होकर आंदोलनों का सामाजिक न्याय के केंद्र में रखते हुए रचा गया साहित्य, तो उसमें सारे उत्पीड़ित तबकों को शामिल किया गया, वो समावेशी बना। इसलिए ये कहानी मैंने 2012 के आसपास लिखना शुरू की थी और अच्छा। ये लगभग 17 में खत्म हुई। चलिए, तो दूसरी जो आपकी कहानी है वह सुबह के लिबास में शव शव है कि शव है? हाँ, सब सब थी रात। हाँ, अच्छा। वो क्या है वो इसमें? दरअसल, सारे कहानियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दें हमारे दोस्तों को हाँ, जी। तो ये जो वह सुबह की लिबास में शब्द थी, वो दरअसल हमें
हमें जिस बराबरी और जिस नए सवेरे की बात की जाती है, वो जी। वो लिबास, वो आवरण था, वो आवरण बताया गया है। और हमारी ज़िंदगी में, रोज़गार में, गाँव में अभी भी न्याय और बराबरी नहीं हुई है। तो जो इसका हुँ, जो जो नायक है, वो बहुत भय हुँ, ग्रसित है, जिस दौर में लोकतंत्र को सस्पेंड किया, मतलब उसको बहुत कमज़ोर किया जा रहा है। और जी। उसके जो समतामूलक मूल्य हैं, उनको से दूरी बनाई जा रही है राज्य के स्तर पे। तो ये हुँ, कहानी का नायक है, ये गाँव से शहर आता है और ये अपने, इसको लगता है, ये इसको समझ में आता है कि धीरे-धीरे मेरे जो हक थे, वो अपने हकों की हकीकत को पहचान कर उसके लिए आगे के जीवन के संघर्ष को तैयार करने की कहानी है। ओह! और तीसरी कहानी किताब, एक एक डरावना दिन। हाँ, ये कहानी दरअसल, आप एक बात मुझ पे आरोप लिए, जिस तरीके से लोग मूल्यांकन करते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा, कहानियों में नायिकाएँ हैं, है ना? और महिलाएँ बहुत मजबूती से इन कहानियों में आती हैं। वो जी। बहुत ज़्यादातर तो वो लीड करती हैं, नेतृत्व की भूमिका में है। तो हुँ, ये जो एक हुँ, डरावना दिन है, ये बेसिकली एक शहर के उस आदमी की कहानी है, जिसके, हमारे समाज में बताया जाता है कि रात डरावनी होती है, दिन में तो कोई हुँ, इंसान को डर नहीं है। तो कैसे गरीबी ने, घर बराबरी ने एक इंसान की ज़िंदगी में वो सारे दिन दिन में ही वो डर मौजूद पैदा कर दी है। उसके आस-पास वो घर से निकलता है तो पानी की समस्या, महँगाई की समस्या से जूझता है। वो जाता है नौकरी करने, तो वहाँ पे उसको जाति उत्पीड़न सहना पड़ता है। तो वो चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर, लोक स्थल पर जाता है, तो वहाँ पर जो एक आधिपत्य वाला तबका है, उसके वर्चस्व से वो टकराता है। तो कैसे इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वो सारे कारण हमारे दिन में डरने के मौजूद हैं, और हम हुँ। दिन में अपने डर को भूल नहीं सकते। हमें उस डर से मुक्ति के लिए सारे सूत्र और सतर्कता उतनी ही दिन में बरतनी पड़ेगी जितनी रात में। इसलिए हमारे किरदारों को तो ना तो रात में सोना है, ना दिन में सोना है। हमेशा उसको सचेत, सतर्क और सजग रहने की कहानी है ये। जी, जी, शहर पर ताले। ये क्या है? ये कहानी तो एक लड़की की है फिर से, और ये लड़की की कहानी है जो शहर में रात को घूमा करती है। ये रात दिन के विभाजन थोड़े से सिंबॉलिक भी हैं। इसको हुँ, मतलब जिस तरीके से बना दिया, कानून व्यवस्था को भी इसमें इंगित किया गया है। तो रात में एक लड़की शहर में निकलती है, पूरे शहर में हल्ला हो जाता है। वो 2 लड़के बाइक पे बैठे हैं, उनको उससे वो लिफ्ट माँगती है, उनके पास उनके पीछे बैठ जाती है और वो भी चाय पी के आती है। तो एक लड़की जिसके लिए पाबंदी वो शहर लगाता है कि दिन के बाद आप बाहर नहीं निकलेंगी, ऐसे ये नहीं करेंगे, और जो जिस तरह का पूरा पैट्रियार्किकल सिस्टम है, हुँ। उसको वो रात में तोड़ती है। तो एक समय, एक सिंबल ऐसा है कि पुरुषवादी सत्ता, रात को सारे लोग पूरे शहर पे ताला लगाते हैं कि ताकि कोई लड़की बाहर ना निकल सके। तो आपका ये उपन्यास जो है ना जातिवादी व्यवस्था, सामंतवाद और पितृसत्ता, पूंजीवाद सबको एक साथ चुनौती दे रही। हाँ, इन कहानियों में ये तीनों शोषण की तीनों संरचनाओं को केंद्र में रखा है। और हुँ, इनका जो जिस तरीके से, मोटे तौर पर, जो उच्च सामाजिक वर्चस्व है, जी। उसको उसके उसके साथ असर्ट करता है, उससे टकराती हैं चीज़ें। हाँ, ये हाँ। सिर्फ़ ये नहीं है कि वो, मतलब वो शोषण ही है, उसकी भयावहता है, बल्कि वो अधिकारों के प्रति प्राप्त करने की जो जद्दोजहद है, जो बौद्धिक तेजपन है, जो जो अपनी अपनी महानता है, अपनी अपनी ऐतिहासिक विरासत है, उसको सँजोना, इस सबको भी ये नायक-नायिकाएँ अपने ज़हन में रखते हैं। इसीलिए वो जागीराम कहता है कि वो जो नीर कहता है कि मुझे मेरे दादा और दादियों की कहानियों में के नायक-नायिकाएँ भी उतने ही प्रिय हैं, जितने मुझे मेरी नानी और दादी की कहानियों में। हम लोग अक्सर वो जो
पितृसत्ता का पुरुष प्राधान्य वाला पक्ष है, उसको कहानियों में आता है। और वो बाद का आंदोलन है, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से दलित और बहुजन जातियों का एक एका बनता है, एक सहकार साझापन बनता है उस आंदोलन में, और उसमें महिलाएं और वो चेतना संपन्न पुरुष फिर उन महिलाओं के साथ होते हैं और महिलाएं एक नेतृत्व में आती हैं। चलिए अगली कहानी है लाश के साथ एक रात। ये बहुत डरावनी कहानी है। इन अच्छा। कहानियों में डर बहुत आप जी देख रहे हैं कि इन कहानियों में डरावना दिन, डरावनी रात, डर बहुत है। ये एक ऐसी कहानी है जो जी। एक जनरल है, एक राज्य का अधिनायकवादी और शासक है, जो किसी एक आदमी को ये कह देता है कि ये लाश है और इसके साथ तुम्हें पूरी रात गुजारनी है, और रात गुजारते हम्म, वक्त तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है कि जैसे ये जिंदा हो, जैसे जिंदा क्या बात। इंसान के साथ बातचीत करते हो, जैसे दुनिया दिखाते हो, वो बताना है इसको। तो हम्म। ये सिंबॉलिक कैसे लोकतंत्र जब सस्पेंड होता है, लोकतंत्र जब कमजोर होता है, तो कैसे हम्म। नागरिकों को धीरे धीरे लाश में तब्दील किया जाता है। और वो ओ। लाश फिर कहती है उसको अपनी कहानी कि मैं भी तुम्हारी तरह युवा था, तेज तर्रार हम्म। था, सवाल पूछता था, तर्क करता था, विज्ञान की कसौटी पे चीजों को कसता था, परंपराओं को तोड़ता था, रूढ़ियों से टकराता था, इसलिए मुझे आज लाश बना दिया गया है। कल तुम मेरी जगह लाश हो गए और तुम्हारी जगह किसी को दूसरे को ये काम दे दिया जाएगा कि इस लाश को हम्म। कहो कि ये चुप कैसे रहे। ये सवाल एकदम। वो दिखाओ पूरी सोसाइटी में, वो भय पैदा करो कि लोग हम्म। लोगों के अंदर का जिंदापन खत्म हो जाए। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प कहानी है। हाँ, ये 63 ये, हाँ ये बहुत समकालीन, पूरी दुनिया में जिस तरह से लोकतंत्र विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं, उनके हम्म। आ, उनके साथ है ना। ये अगली है कि कहानी है पद यात्री। ये भारत जोड़ो यात्रा से तो नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, ये पदयात्री, ये दरअसल एक शहर का एक पैदल चलने वाले इंसान की कहानी है, जो लॉकडाउन का हमारे तो आस नहीं है? लॉकडाउन का भी नहीं है। एक व्यक्ति है जो पैदल, सामान्य सा व्यक्ति है, आपकी तरह हमारी तरह रोजगार करता है, और वो पैदल जाता है शहर में, और उसको हम्म। लगता है कि हमारी जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था है और हमारा जो पूरा ट्रैफिक सेंस है, उसमें लोग इतने संवेदनहीन हो गए कि एक पैदल चलने वाले व्यक्ति को के साथ क्या होता है, कई बार उसको उसको लगता है कि वो थोड़ा सा साइकी होता जाता है, धीरे धीरे उसको लगता है कि आज उसका एक पैर सड़क पे ही रह गया, उसको कोई कुचल गया। फिर हम्म। उसको लगता है कि उसका हाथ कुचल गया। इस तरीके से वो महसूस करता जाता है कि हमारे यहाँ सड़क पे चलना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल है, और कैसे वो लगातार कुचले जाते हैं। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आंकड़ों पे आंकड़े देखते हैं कि हम एक्सीडेंट के देखते हैं, रोड केसेस के, तो उन तमाम चीजों को वो है। फिर वो पैदल पदयात्री जो है, उसको ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो घर का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने घर की छत पे हम्म। घूमता है। तो तब उसको धीरे हम्म। धीरे वापस उसकी वो चेतना लौटती है कि नहीं, ये जो है ना, ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसमें जो बड़ी गाड़ी वाला है, वो छोटी गाड़ी वाले को कुछ नहीं समझता। छोटी गाड़ी वाला है, वो उससे छोटी गाड़ी वाले को कुछ नहीं पता। और कैसे एक आर्थिक वो स्त्रीकरण, वो एक कैटेगराइजेशन बनता जाता है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें जो सबसे कमजोर है, वो रेहड़ी पटरी वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, पैदल वाला, उसको उसके लिए तो रोड को क्रॉस करना तक की बहुत वो है, मुश्किल का काम है। चलिए सारी कहानी के बारे में नहीं पूछूंगा, नहीं तो दिलचस्पी जो है सब यही खत्म हो जाएगी। कुछ पाठकों के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन इसमें विश्वविद्यालय वाली जो कहानी है, टैंक और विश्वविद्यालय, उसके बारे में जरूर दोस्तों को बताइए। अ, ये दरअसल अ, जी। हमारी सोसाइटी का
हाँ मिलिटराइजेशन बोलिए। जिस तरीके से रतनलाल जी किया जा रहा है, हम्म। और विश्वविद्यालय जो आधुनिक चेतना के वाहक बने थे भारत में, जो हम्म। भारतीय समाज को मॉडर्नाइज कर रहे थे, जो भारतीय समाज को बराबरी की तरफ ले जा रहे थे, वहां पे तंत्र मंत्र, रूढ़ियां, परंपराओं के पाठ करना, और वो सब सारी साजिश है, वो धीरे धीरे जाती हुई उसको एक एक सैनिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते। वो टैंक लगाया जाता है, वो कहते हैं कि ये टैंक है, ये टैंक से लोग डरेंगे, तर्क नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, विश्वविद्यालयों से बहुत आवाजें उठ रही हैं, उनको दबाओ। तो अंत में क्या होता है कि वो जो है, जो टैंक है, उस पे भी एक बच्चा एक चढ़ जाता है, एक साथी उस पे भी फूल लेके चढ़ जाता है, गुलाब का फूल, एक खूबसूरत सा फूल। और उसको, वो जो भय है उससे बाहर निकलने का तरीका ही वो विश्वविद्यालय का जो आधुनिक शिक्षा है, जो ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है, उसमें वो दिखाता है कि एक तरफ हमारे विश्वविद्यालयों को जड़ बुद्धि बनाने की कोशिश हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे विश्वविद्यालय के बहुत समझदार और विवेकवान लोग हैं, वो इस देश के लोकतंत्र, आधुनिकता और ज्ञान विज्ञान को बचाने के लिए लगातार रचनात्मक और संघर्षात्मक दोनों तरह की पद्धतियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एक कहानी पे और जानना चाहेंगे, जी सुसाइड पॉइंट से पहले की ठोकर। हाँ, ये एक छोटी कहानी है। ये दरअसल कहानी ये है कि हम लोग इस चीज पे बिल्कुल, हमारा समाज ध्यान नहीं दे रहा कि हमारे आसपास आत्महत्याएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और हम्म। कोविड के बाद भी बढ़ी हैं, और उससे पहले पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। वो बेरोजगारी के कारण युवाओं की आत्महत्या करना हो, वो कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या करना हो, तो वो जो है, वो जो नागरिक भारत का है, जिसको न्याय से उम्मीद नहीं दिख रही है, उसको रोजगार की उम्मीद नहीं दिख रही है, बेहतर जिंदगी की उम्मीद नहीं दिख रही है, उसके सपने टूट रहे हैं, उसके 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 प्रेम को तोड़ा जा रहा है, उसको, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो एक ऐसा लड़का है, वो इस तरह की सारी चीजों से तंग आके पहाड़ पे जाकर गिरने की सोचता है कि वहां से मरेंगे। लेकिन उसको कुछ हम्म। बातें उसकी शिक्षा की, उसकी स्मृतियों से आती हैं, और वो उसको, उसके दिमाग में जो डायलेक्ट चलता है, जो द्वंद चलता है, वो द्वंद उसको लगता है कि यार मेरे मरने से समाज में ये जो मेरे साथ गुजरा है, इससे कोई बहुत मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तो मर हम्म। जाऊंगा, लेकिन कल कोई यहाँ से आके दूसरा कूदेगा और एक लंबी कड़ी होगी, तो मैं ना मर हम्म। के उस कड़ी को ब्रेक कर सकता हूँ। तो वो उस तरह का उसका एक आगे संघर्ष करना, जो जो उसका एक जीवन के प्रति जो पलायनवादी रवैया है, जीवन से जो भागने का रवैया है। हालांकि आत्महत्या को वैज्ञानिक रूप से पलायनवादी कहना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे हम्म। रिसर्च में ये सामने आया कि पूरी आत्महत्या हम्म। पूरे समाज का जो ताकतवर तबका है, उसने आत्महत्या की एक भट्टी खोद, एक फैक्ट्री खोद रखी है, और इसमें लगातार लोग मर रहे हैं। और हम लोग बहुत, मुझे मुझे लगा कि एक लोग लेखक के तौर पर ये मरने वाले लोगों की मैं आगे एक उपन्यास भी अभी लिख रहा हूँ, जिसका अंश में वो छपा था अंश, मायरा के 100 सुसाइड नोट्स। मतलब वो लोग जिन्होंने आत्महत्या की, और उनके आत्महत्या वक्तव्य नहीं, ये रोहित वेमुला की आत्महत्या वक्तव्य ने मुझे बहुत झकझोरा था। उसके बाद मैं आत्महत्याओं के समाजशास्त्रीय उसमें देखने की कोशिश करता हूँ एक विद्यार्थी के तौर पर, कि आत्महत्या का समाजशास्त्र क्या है, उसकी ये जातियां कैसे आत्महत्या को प्रमोट करती हैं, पितृसत्ता कैसे करती है। तो उसी का हिस्सा ये कहानी। चलिए तो मिला जुला के किसान, मजदूर, दलित, महिला, तमाम लोग अपना अपनी कहानी इस संग्रह में देख सकते हैं। जी, चलिए संदीप, ये और इसका कमजोर लिंक। लोगों की कहानी है। जी। रतनलाल जी, ये कमजोर लोगों की कहानियां हैं इसमें, लेकिन वो कमजोर लोग हारे हुए होने के बाद भी डटे हुए हैं, और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। और दोस्तों, ये संदीप मील है, युवा कथाकार, उपन्यासकार है। किताब जो कहानी संग्रह है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
जो साथी पढ़ना चाहें जरूर मंगवाएं, और युवा कथाकार उपन्यासकार को थोड़ा सा आपके हौसले, थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं, इनको पढ़ें, इनकी कहानियों को, उस पर चर्चा करें। शुक्रिया संदीप, और आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय। शुक्रिया सर, थैंक यू।